So student, we are going to revise in a fast about simple harmonic motion. यहाँ पर सबसे पहले देखिए फोर्स के बारे में बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि दैट फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. हालांकि यहाँ पर जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा. उसके बाद में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये लीनियर एस एच एम होता है. और अगर मान लीजिए एंगुलर एस एच एम हो तो एंगुलर एस एच एम के लिए डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो. इन दोनों में अगर आप बात करें तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू लीनियर एस एच एम में होती है स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम, और एंगुलर एस एच एम में ओमेगा इक्वल टू होता है रूट ऑफ सी डिवाइडेड बाय आई. सी जो होता है वो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट आप ले सकते हो. कुछ इस तरीके से एग्जांपल होगा. मान लीजिए वायर है और इसको एक डिस्क कनेक्ट कर दी गई है. इस डिस्क को हल्का सा आप रोटेट करके छोड़ दो तो इंटरनल टॉर्क वो स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, इट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन और ये ऑसिलेट होता रहता है. तो दैट टाइम पीरियड कैन बी गिवन ओवर हियर. सेकेंडली, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक जनरल फार्मूला मिलता है हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो ये मिलता है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पर जो फाइव होता है वो फाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फाइव से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो होगी वो सॉल्व होने वाली है. और नीट के अनुसार अगर बात करें तो दो कंडीशन बहुत ही स्पेसिफिकली काम किए जाती है यहाँ पर. एक होता है कि अगर पार्टिकल जो एस एच एम स्टार्ट कर रहा है वो अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट कर रहा है तो कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जाए. और अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है एस एच एम, पार्टिकल जो है एस एच एम स्टार्ट करता है एक्सट्रीम से, तो कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जाए. तो मीन पोजीशन के लिए हम लोग फाई की वैल्यू 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई इस टर्म में ले सकते हैं. और अगर एक्सट्रीम में दो कंडीशन आप मान लीजिए, एक तो राइट एक्सट्रीम होगा प्लस ए जो हम लोग बोलते हैं, या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जो माइनस ए आप बोल सकते हो. तो प्लस ए माइनस है, उस तरीके से एक्सट्रीम जो होगी वो दो तरीके की एक्सट्रीम होगी, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम. तो उसके अनुसार अगर फाई की वैल्यू बात करें तो फाई अगर आप वैल्यूज़ रखते हो, अगर एस एच एम स्टार्ट होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, सो यू कैन यूज़ दैट एज अ पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2. इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 2 आपको लेना है. देखिए अगर फाई की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी. यहाँ से हम लोग बात करते हैं, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो व्हाट विल गेट अ वेलोसिटी, राइट. इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए. ये कि एक जनरल इक्वेशन वेलोसिटी का मिल गया. लेकिन सबसे जो बेसिक इक्वेशन है कि एस एच एम है स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है. इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. यहाँ पर ही मिल गई. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये सिचुएशन अगर सेटिस्फाई होती है तो एस एच एम वाली कंडीशन मिल जाती है. फिर देखिए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जो फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था. तो यहाँ पर एक गलती बच्चे कर देते हैं, जैसे मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करा दिया तो हमें पता है कि एक जो पूरा ऑसिलेशन हो जाता है उसका टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी. तो हाफ ऑसिलेशन का होता है टी बाई 2, और 1/4 ऑसिलेशन अगर मान के चलता हूँ मैं 0 से लेकर प्लस ए तक पहुँच गया तो ये 1/4 ऑसिलेशन हो गया. तो 1/4 ऑसिलेशन के लिए आ गया टाइम टी बाई 4. तो ये तो चलो ठीक है, 0 टू ए अगर एक्सट्रीम तक पहुँचता हो तो टाइम टी बाई 4 मुझे लगने वाला है. टाइम क्या लगने वाला है, टी बाई 4 लगने वाला है. ठीक है. इसमें गलती जो बच्चे कर देते हैं वो यहाँ पर कर देते हैं कि जैसे 0 टू ए जाने के लिए अगर टाइम टी बाई 4 लग रहा है तो 0 टू ए बाई 2 जाने के लिए टाइम कितना लगेगा. तो बच्चे गलती से टी बाई 8 कर देते हैं, उसको हाफ कर देते हैं. ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन है, पोजीशन के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. इस वजह से यहाँ हमें वो जो काइनेमेटिक्स वाले इक्वेशंस होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते आएंगे. तो आपको इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, देखिए जैसे 0 टू ए बाई 2 के लिए मान लीजिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो x की वैल्यू मैं a बाई 2 लिख देता हूँ, ये आ गया. यहाँ पर a बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, ये मिल जाएगी मुझे 1/2. तो ओमेगा 2 1/2, ओमेगा टी 1/2 कब होता है, तो ये 30 डिग्री पर होता है, मतलब पाई बाई 6 पर होना चाहिए. और ओमेगा इटसेल्फ इज अ ट्वाइस पाई बाय टाइम पीरियड. तो ये देखिए आफ्टर सॉल्विंग
आपको जो स्मॉल टी मिल रहा है वो कैपिटल टी डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर 12 मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट करा के ही आपके लिए वैल्यूज़ दे दी है। तो उसी तरीके से आप जो है अलग अलग नंबर्स रख सकते हो। अच्छा, a/2 टू a कैसे निकाला जाए? हमको पता है कि यहाँ से 0 से लेकर a तक पहुँचने के लिए पूरा टाइम जो है वो t/4 लगा, और a/2 तक जाने के लिए हमें टाइम t/12 लगा, t/12 लगा। आप इन दोनों का डिफरेंस करा लो। देखिए t/4 माइनस अगर 12 करा देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? t/4 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 12 कर देता हूँ तो 2 डिवाइड बाई 12 मतलब t/6 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से लॉजिक यूज़ करो, लेकिन डायरेक्टली आप मतलब गड़बड़ मत करो कि कैसे आंसर देना है। प्रॉपरली x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी में आप उसको x की जगह पर जो वैल्यू दी गई है उसको प्लेस करो। जैसे यहाँ पर x की जगह पर a/√2 रख दो तो आपको टाइम मिल जाएगा, फिर √3/2a रख दो तो आपको t/6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरा जो सवाल है वो ये होता है कि वेलोसिटी, वी नीड टू गेट अ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। तो किस पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी बन रही है ये हमको समझना है। तो वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला मिल गया, ω√a² माइनस x²। इसके पहले जो वेलोसिटी का फार्मूला था जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है, समझ लो इसको, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है, इन टर्म्स ऑफ टाइम है। और यहाँ पर जो मैंने वेलोसिटी के लिए आपको इक्वेशन दिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वेलोसिटी के लिए इक्वेशन दिखाया दैट इज पोजीशन डिपेंडेंट। तो पोजीशन x इक्वल टू 0 डाल दीजिए। तो यहाँ x इक्वल टू 0 डाल दिया आपने तो आपको v इक्वल टू a ओमेगा मिल जाएगा। v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? a ओमेगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। और v मिनिमम जो है, अगर आप एक्सट्रीम पे जाते हो तो ब्लॉक को तो रुकना ही रुकना है, राइट? तो वो एक्सट्रीम पे जाकर रुक जाएगा। तो जब एक्सट्रीम पे जाकर रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी डिफॉल्ट 0 ही आने वाला है। तो आप रख के देख लो, 0 मिल जाएगा आपको। फिर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि -ω² x है। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी आपके लिए। उसी तरीके से अगर एक्सट्रीम पे ले लेते हो तो x की वैल्यू ± a है तो एक्सेलरेशन ω²a मैग्नीट्यूड में डाल दिया मैंने। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम वेलोसिटी है, और या फिर जहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम है, वहां पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा, और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया जो कि एवरेज से रिलेटेड होती है। आपने कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से। तो एवरेज के बारे में अगर पूछा जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ mω²a² करना है। काफ़ी बार mω² की जगह पर हमें k भी दिख सकता है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो k_a² यहाँ पर देखिए 1/4 करना पड़ेगा। ये एवरेज अगर वर्ड आता है तो ही करना है ओवर ए कंप्लीट पीरियड, ओके। अदरवाइज एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ mω² इन ब्रैकेट a² माइनस x², या फिर हाफ ऑफ mω² को k रख दो, सो k इन ब्रैकेट a² माइनस x², ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही हाफ ऑफ mω² a² या फिर mω² की जगह पर आप लिख दो k, तो हाफ ऑफ k हाँ चलिए ठीक है, ये मैंने कंडीशन यहाँ पे डालना है मुझे, ओके सॉरी। तो ये काइनेटिक एनर्जी वाली चीज़ चल रही है। मैक्सिमम कब है? जब x की वैल्यू आप 0 रख दो मीन पोजीशन पर। और मिनिमम कब है काइनेटिक एनर्जी? जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो, वहाँ पर वेलोसिटी 0 है, इस वजह से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mω² x²। तो mω² की जगह पर वापस से k रख दो तो आपको आंसर मिलना तय है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ k x²। फिर x की वैल्यूज डालना शुरू कर दो, लाइक x मीन पोजीशन तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बन गया, एक्सट्रीम पोजीशन तो वहाँ पर x की जगह पर आप +-a डाल दो तो ये मिल जाएगा आपको, ये चीज़ें मिल जाती है। फिर एक ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, काफ़ी ईजी पेपर निकल रहा है तो ग्राफ पर भी आपको समझ कर ध्यान देना पड़ेगा। टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज एडिशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप उन दोनों को अगर ऐड करा दो तो आपको टोटल एनर्जी हाफ ऑफ mω² और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर -A टू +A अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या 0 हो जाता है? एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ है फर्स्ट। दूसरी जो लाइन अगर बात करें, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। और इन दोनों का मिला के जो ये पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है दैट इज नथिंग बट अ टोटल एनर्जी। चलिए फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें तो अगर SHM की फ्रीक्वेंसी f है
अगर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी अगर f है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको ट्वाइस दिखानी है, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको ट्वाइस दिखानी है और टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको 0 दिखानी है। उसी तरीके से और एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि एट व्हाट लोकेशन यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास तो फार्मूला जनरल फार्मूला है, उनको रख दो, आपको x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 मिल जाएगी। या फिर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर। देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मिल गया, तो x की वैल्यू a/√2 मिल जाएगी। ये तो प्लस माइनस मिल जाएगी, मतलब दोनों साइड में। और अगर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो डेफिनेटली a/√2 पर अगर आप देखोगे तो टाइम t/8 3t/8 ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं पेंडुलम पर। ये भी काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है या फिर आपको रिजल्ट काफ़ी हद तक पता होते हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट L/g। तो L/g में एक देखिए लेंथ जो होती है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर वो जो मान लीजिए जो पेंडुलम का जो बॉब होता है आइडियल कंडीशन में दैट शुड बी ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशन, दैट शुड बी ऑफ वेरी लेस डायमेंशन, बट इन रियलिटी वी नो दैट कि इट इज़ ऑफ सम साइज। और उसका मास अगर और बढ़ाना है मान लीजिए तो मास से तो ये इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लेकिन जब हम कोई बॉडी लेते हैं तो डेफिनेट उसको मास होता है। तो चलिए उस बॉडी मान लीजिए स्पीयर है, तो स्पीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस, तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ दैट स्पीयर। तो सेंटर तक मुझे पहुँचना है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, ये आ गया L+r। देखिए जो स्विंग होता है, स्विंग में यही तो करते हैं। स्विंग में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो जब खड़ा हो जाता है इसी स्विंग पर जब खड़ा हो जाता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। मतलब पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर बन रहा था तो यहाँ पर पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ कम हो गया है। तो उस तरीके से आपको टाइम पीरियड वाला जजमेंट लेते आ सकेगा। उसके अलावा मेजॉरिटीली जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होते हैं इसमें, क्योंकि ट्वाइस बाय रूट ऑफ L/g तो ठीक है, लेकिन g की जगह पर आपको नेट एक्सेलरेशन रखना होगा क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है। चलिए मान लीजिए एक कार्ट है या फिर एक कार है जिसमें एक पेंडुलम सस्पेंड कर दिया गया। जैसे ही कार आगे बढ़ती है विद एक्सेलरेशन a, तो सूडो फोर्स जनरेट हो जाता है उस पेंडुलम पर जो कि उसको पीछे खींचता है। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम कर रही है और इन एडिशन टू दैट सूडो एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो आपको एक्सेलरेशन जो अभी मिल रहा है एक्सेलरेशन और g, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका इस्तेमाल यहाँ पर फॉर्मूला में करना है जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। तो ये कितना है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस ट्वाइस AG कॉस, और ये जो बीटा होगा वो g और एक्सेलरेशन के बीच वाला एंगल ले लो। यहाँ पर देखिए इस केस में 90 डिग्री था तो cos 90 की वजह से ये वैल्यू आ गई। बाकी सिर्फ आपको रखना है, पुट करना है। लिफ्ट का भी एक क्वेश्चन होता है जिसमें लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो नीचे यहाँ पर t इक्वल टू ट्वाइस पर रूट L/g प्लस ए रखना है। लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपको g-a के साथ काम करना है। और अगर मान लीजिए लिफ्ट स्टेशनरी है, मान लीजिए लिफ्ट अगर स्टेशनरी है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझ रहे हो, तो एक्सेलरेशन तो 0 बन रहा है ना। इन दैट केस कोई मतलब नहीं बन रहा है, t इक्वल टू ट्वाइस पर रूट L/g जो था वही एज इट इज़ आपको लेना होता है। फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल पे सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रही है कार तो उसमें भी पेंडुलम होगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। तो वही चीज़ें तो लेना है। सिर्फ एक ही जगह पर आपको यहाँ पर r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय r, बस सेंट्रीफ्यूगल वाला एक्सेलरेशन लेना है, बस उतना ही करना है। चलिए और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपके सामने है, वो ये है कि अगर जनरल फॉर्मेट अगर लिया जाए टाइम पीरियड का तो ट्वाइस बाय रूट 1 बाय r प्लस 1 बाय L मल्टीप्लाई बाय g यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसको लेना है। इसमें 3 केसेस आएंगे क्योंकि अगर लेंथ आप कहीं ना कहीं लेंथ जो ले रहे हो पेंडुलम की तो उसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि भई ये लेंथ बड़ी है छोटी है कुछ तो है। तो इसमें 3 कंडीशन, रेडियस ऑफ अर्थ जो अगर बात करें उससे अगर बहुत छोटी है स्ट्रिंग तो आपका जो फॉर्मूला था, तो देखिए L वेरी वेरी लेस देन R है, तो वैसे ही 1 बाय L विल बी ग्रेटर देन 1 बाय R, तो 1 बाय L विल बी वेरी ग्रेटर देन 1 बाय R। तो आपको यहाँ पर R को निगलेक्ट करते आ सकता है ये सिचुएशन में, ठीक है, तो आप उसको मॉडिफाई करके देख सकते हो। R के करीब है, L इक्वल टू R है, तो
आर और यहाँ पर भी एल इक्वल टू आर रख दो तो आपको मिल जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, तो ये 2/r हो जाएगा, ये 2/r, तो r ऊपर चला गया, ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, ओके। और l वेरी वेरी ग्रेटर देन r अगर है, जिसे काफ़ी बार तो इनफाइनाइट लेंथ वाला भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो उस समय t इक्वल टू ट्वाइस बाई रूट आर बाई जी। अच्छा, इसकी बहुत ही स्पेशलिटी एक है ये फार्मूला की, ट्वाइस बाई रूट आर बाई जी। ये सैटेलाइट में भी आता है, दो सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका भी टाइम पीरियड यही आता है। और इस कंडीशन में अगर पेंडुलम की बात करें तो यही फार्मूला मिल रहा है, क्योंकि अर्थ की रेडियस तो फिक्स हो गई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है। तो आपको ये नंबर ध्यान में रखना है, 84.6 मिनट। उसके बाद में यही नंबर रिपीट हो जाएगा अर्थ में। तो अर्थ को अगर टनल डग किया जाता है और वो टनल मान लो सेंटर से पास हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट को ए से रिलीज कर रहा हूँ, वो बी तक जा रहा है और वापस बी से ए तक आ रहा है, दैट इज़ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज देयर, तो उसको टाइम लगेगा 84.6 मिनट। लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब वर्डिंगली इधर उधर घुमा के ना आपको क्या पूछा जाता है, ए से लेकर बी तक गया, कहाँ से कहाँ तक गया, ए से लेकर बी तक गया, तो जितना टाइम पीरियड लग रहा था उससे हाफ लगेगा उसमें। और फिर मॉडिफिकेशन करा देते हैं कि मान लो अर्थ को ऐसे कोई कॉर्ड डलवा दिया किसी ने, सेंटर से नहीं पास हो रहा, ऐसे कोई कॉर्ड डलवा दिया और वहाँ से बॉल को रिलीज कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर भी अगर आप SHM के बारे में बात करो तो जो टाइम पीरियड मिलने वाला है, दैट टाइम पीरियड इज सेम, एग्जैक्टली द सेम 84.6 मिनट। ठीक है, फिर आता है फिजिकल पेंडुलम, जो कि काफ़ी आसान होता है, तो उसका फॉर्मूला ही आपको लर्न करना होता है, समझना होता है। कोई एक बॉडी है जिसको यहाँ पर सस्पेंड करा दिया, लटका दिया, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपको एक चीज़ करनी होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो डिस्टेंस है, बस उसको नोट डाउन करना है। और ये जो बॉडी है, तो चलो मैंने आपको दिखाने के लिए दिखा दी है यहाँ पर, जो करीबन हर एक ही लोग दिखाता है, हर एक ही मतलब बुक में दिखेगा आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो क्वेश्चन आता है वो सिमेट्रिक बॉडी पर आता है, जैसे कि मान लो रिंग है या फिर डिस्क है, तो कुछ इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बच्चों के मतलब एक एफर्ट एक्स्ट्रा जो लगेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लगेगा। तो पहले तो इसका टाइम पीरियड जो है वो समझ लो, ट्वाइस बाय रूट आई डिवाइड बाय mgd, m तो वो पूरे बॉडी का मास हो गया, d अगर बात करूं तो वो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे रिंग है, तो रिंग के अगर सेंटर में से एक्सिस पास कराता हो और परपेंडिकुलर टू रिंग, तो वो mr² होता है, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन r डिस्टेंस पर है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करो, mr² प्लस mr², दैट इज 2mr², यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें डी भी देखो r है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, इनके बीच वाला डिस्टेंस r है। तो इस तरीके से ट्वाइस पाए, तो I की जगह पर ट्वाइस ऑफ mr² रख दिया आपने, और D की जगह पर R रख दिया, और बाकी mg एज इट इज़ था, तो कैंसिल, एक R को कैंसिल करवा दो, तो ट्वाइस बाय रूट 2r बाई जी। ये बहुत ही आसान था। कुछ और मैं केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर कोई ब्लॉक दिया गया है, या फिर ये सेकंड सिचुएशन दी गई है, या फिर ये थर्ड सिचुएशन दी गई है, या फिर ये फोर्थ सिचुएशन दी है। सिचुएशन भले ही ये 3-4 सिचुएशंस दी है, लेकिन टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला ट्वाइस बाय रूट m बाय k ही आने वाला है, राइट। फिर टॉर्शनल पेंडुलम ट्वाइस बाय रूट I बाय c, जैसे कि यहाँ पर मान लो डिस्क डलवा दी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालते आएगा। फिर फ्लोटिंग बॉडी के लिए तो ये तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि मतलब नहीं बनता है इतना बड़ा डेरिवेशन करे और फिर सॉल्व करें, तो एग्जाम के लिए टाइम भी बहुत कम होता है। तो मास ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आप डाल दो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट फ्लोटिंग बॉडी, जैसे यहाँ पर एरिया ये दिखाया गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर वो डाला गया है वो लिक्विड, और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर आता है कपल्ड ऑसिलेशन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को, दो ब्लॉक्स को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया, तो इन दोनों का मिला के ऐसा कुछ ऑसिलेशन होगा एज इफ लाइक कि किसी एक को आप फिक्स करा दो, किसी एक को मान लो m1 को फिक्स करा दिया और m1 m2 को रिप्लेस करा दिया बाय सिंगल मास जो कि म्यू था, तो ये पूरा के पूरा नया सिस्टम ऐसा आ जाएगा कि जैसे इसको फिक्स करा दिया और यहाँ पे नया ब्लॉक मैंने डलवा दिया जिसका रिड्यूस्ड मास जो है म्यू है, और ये स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, समझ में आ रहा। तो m2 को रिप्लेस करा दिया, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो करना क्या है, रिड्यूस्ड मास लेना है, दैट इज m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और ट्वाइस बाय रूट म्यू बाई के, बस इतना ही करना है और टाइम पीरियड निकालना है, क्योंकि इसके डिटेल में तो आपको मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है क्वेश्चन ले जाना। फिर देखिए स्प्रिंग का अगर मास m है तो उसको भी अगर आप इमेजिन करते हो, कंसीडर करते हो, तो क्या होगा, ट्वाइस बाय रूट ऑफ m प्लस m बाई 3 डिवाइडेड बाई के। तो जो मास था ब्लॉक का उसके साथ में सिर्फ स्प्रिंग का जो मास था उसको डिवाइड बाय 3, मतलब m बाई 3 आपको जोड़ना है बस।
स्प्रिंग को अगर कट कर दिया जाए, एक कोई बड़ी स्प्रिंग है, उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो लेंथ देखिए L/n कर दी। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जो कि आप यंग्स मॉड्यूलस मतलब इलास्टिसिटी वाले में पढ़ोगे। सो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो n पार्ट्स में लेंथ डिवाइड कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया n k। तो ट्वाइस बाय रूट m बाय, जहाँ पर मुझे k रखना था तो k की जगह पर मैंने n k रख दिया। फिर ये सीरीज पैरेलल वाले कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, सिंप्लिसिटी के पहले मैंने डायरेक्टली डायग्राम यहाँ पर ला के रख दिया। तो दो स्प्रिंग्स है K1 K2 वाले, ऐसे कनेक्ट करो या फिर ऐसे कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज़ में अगर है तो इनके लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करो, और काफ़ी बार तो दो ही स्प्रिंग दिए जाते हैं, तो K1 K2 को आप रिड्यूस करा दो तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2, तो ट्वाइस बाय रूट m बाई K इफेक्टिव। तो ये तो आप आगे कर सकते हो सवाल। पैरेलल में देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद किसी को देखते वक्त दिखेगा कि अरे यार ये तो दो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में नहीं है, ये दो पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन भी पैरेलल वाला है, ये भी पैरेलल वाला है। तो पैरेलल में होता क्या है, इसको सिंपली ऐड करना शुरू कर दो, तो K इफेक्टिव आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और टाइम पीरियड मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी आते हैं, बात करते हैं कंपोजिट SHM पर, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन से अगर SHM होता है तो क्या, x इक्वल टू मान लीजिए a sin ओमेगा टी, उस पार्टिकल का अलॉन्ग x एक्सिस वाला SHM है, उसी पार्टिकल का अलॉन्ग y एक्सिस वाला SHM है। मतलब कंपोजिशन, जैसे आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो ना, या फिर दो वेक्टर से मिला के एक वेक्टर कराते हो, तो उसी तरीके से मान लिया पार्टिकल को अगर x डायरेक्शन में छोड़ा जाए तो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता, y डायरेक्शन में इस तरीके से ऑसिलेट करता, आप दोनों का कंपोजिशन हो रहा है तो क्या बिहेवियर हो जाएगा उसका। तो इसको अगर सॉल्व कराते, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस में मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, जो कंडीशंस मैंने दिए उसको इसको दिमाग में मत लाओ इस कंडीशंस के लिए, बस इतना समझ लो। अगर मैं फाई की वैल्यू 0 या फिर पाई रख देता हूँ, 0 या फिर पाई रख देता हूँ, तो चलो 0 मान के चलते हैं हम लोग, 0 जैसे रख देता हूँ तो x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी, ये तो है वैसी बनेगी, y की वैल्यू b साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू b साइन ओमेगा टी आ जाएगा। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू b साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ये इक्वेशन जो बन रहा है। तो x बाय वाई या फिर y बाय एक्स इज इक्वल टू b बाय ए आ जाएगा, और y इज इक्वल टू b बाय ए टाइम्स x आ जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स के हिसाब से बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, y और ये x, जिसका स्लोप जो बनेगा b बाय ए बनेगा। अच्छा, अगर पाई रख दूँ तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और पाई की वैल्यू अगर है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये y और ये x, सिर्फ स्लोप चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। जो प्लस b बाय ए था उसकी जगह पर माइनस b बाय ए बनेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। स्ट्रेट लाइन बस इतना ही ध्यान में रखो, क्योंकि बाकी तो और डिटेल में नहीं जाएगा आपके लिए कुछ। चलो फिर अगर बात करते हैं पाई बाई 2 की, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है वैसे है, या फिर चलो ये इक्वेशन इतना बड़ा बना ही लिया है यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और पाई बाई 2 में तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो ये आपको इलिप्स वाला इक्वेशन मिल गया। ए और बी दोनों अगर सेम होते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम है तो कोई भी एक रख दो, तो ये सर्कल आ जाएगा। बस इतनी कंडीशन समझनी है। अच्छा, और कुछ चीज़ें मैंने डाली है यहाँ पर, जैसे कि पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर मीन से स्टार्ट होता है तो हमें x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इस्तेमाल करना है मीन से। लेकिन कहाँ पर जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन से स्टार्ट हो रहा है और प्लस ए की ओर जा रहा है, प्लस ए की ओर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे प्लस ए डालना है और कुछ इस तरीके से ग्राफ तैयार करना है। अगर वो मीन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन माइनस ए की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ए की जगह पर माइनस ए डाल दो, ये इक्वेशन बन गया। लेकिन ये जो है ये वेव कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ये भी और एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें वेलोसिटी v1 v2 रिकॉर्ड की जाती है डिफरेंट लोकेशन x1 x2, तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान में रखो। लेकिन यहाँ पर ट्वाइस बाय रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है, लेकिन नीचे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है, बस इतना ध्यान रखो, मतलब 2 1 और 1 2। ओके, फिर देखिए कुछ और इक्वेशंस में डाले हैं, जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। ए क्या काम कर रहा है, ए काम कर रहा है यहाँ पर मीन पोजीशन की तरह। मीन पोजीशन मतलब यहाँ से शुरू होगा, कहीं यहाँ से, जैसे हम लोग मीन पोजीशन कंपलसरी 0 ही लेते थे, तो 0 की जगह पर यहाँ पर ए मीन पोजीशन है,
और ये साइन ओमेगा टी मतलब ऑसिलेशन के बारे में बात कर रहा है, और जो बी है वो भी बता रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है। तो इसमें अगर आपको कोई पूछा जाए कि मीन पोजीशन तो ए बता दीजिए, और एम्पलीट्यूड बताना है तो जो साइन के साथ बन रहा है वहाँ पर उसको बी, तो उसको बता दीजिए। फिर देखिए एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको भी आगे मैंने सॉल्व करा के दिया है तो उसमें समझेंगे। यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड a/2 डालता हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज़ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो जैसे इसको अगर सॉल्व करना ही है, चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डाल दीजिए। तो इसको अगर आप बात करते हो तो a/2 माइनस ये आ गया a/2 कॉस ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। समझ में आ रहा? तो एम्पलीट्यूड बन गया a/2, मीन पोजीशन बन गया a/2, एम्पलीट्यूड बन गया a/2। तो कुछ इस तरीके से आपको उसको लेना होता है। चलिए ऊपर वाले इक्वेशंस पे जाते हैं वापस से। तो मैं क्या बात कर रहा था, ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसके लिए एक बहुत ही ढासू इक्वेशन आपके सामने है रिजल्टेंट के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, रूट के अंदर डाल दो आपका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही होना चाहिए। जैसे अभी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और यहाँ पर b इक्वल टू मतलब b कॉस ओमेगा टी है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, a साइन ओमेगा टी कर दूंगा प्लस b कॉस को लिख दूंगा मैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बस इतनी चीज़ करनी है। तो आपको दिख रहा है कि थीटा जो है π/2 बन गया, तो बस थीटा π/2 डाल दिया तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में मिल जाएगा। ये मिल गया एम्पलीट्यूड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3 + 4 साइन ओमेगा टी। 3 क्या आ गया, मीन पोजीशन आ गया। 4 क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। ओके, फिर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आएगा, इसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 में डाल दिया, तो ये एम्पलीट्यूड और ट्वाइस ओमेगा जो है ये इसकी नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो t इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो ट्वाइस ओमेगा, तो ये 2 कैंसिल करा के पाई बाय ओमेगा। फिर देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डलवाया मैंने यहाँ पर कराया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो 1/2 तो ये एम्पलीट्यूड हो गई। ये SHM चल रहा है और मीन पोजीशन 1/2 पर बन रही है। एम्पलीट्यूड 1/2 और t ट्वाइस पाई बाय जो था ट्वाइस ओमेगा, तो ये पाई बाय ओमेगा आ गया। और एडिशनल कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई कार्ट है नीचे आ रहा है तो जी साइन थीटा उस पर काम कर रहा है, तो ट्वाइस बाई रूट एल की जगह एल डिवाइडेड बाई जी की जगह पर जी कॉस थीटा आ गया। फिर कोई ऐसे प्लेन है और उस पर पेंडुलम ऐसे डाला है और पेंडुलम ऐसे मूव हो रहा है, तो ऐसे मूव हो रहा है तो ठीक है ना, तो उस पर काम क्या कर रहा है, जी साइन थीटा काम कर रहा है ना जी की जगह पर, तो आप जी साइन थीटा पर डाल दो। अच्छा, ये क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन में भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है। फॉर चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टाइम पीरियड इज, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मान लो डेल्टा टी बाई टी जो होता है उसको एक्चुअल में अगर बात करें तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ एरर पर सेकेंड। मतलब जो कोई टाइम बन रहा है या टाइम लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, लॉस या फिर गेन, जैसे मैं बता रहा हूँ गेन या फिर लॉस ऑफ टाइम, लेकिन पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में क्या गेन और क्या लॉस हो रहा है उसके हिसाब से ये बात करता है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि नहीं पूरा हफ्ते में कितना लॉस हुआ है, पूरे हफ्ते में कितना गेन हुआ है, तो आपको करना है डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। अभी ये क्या चीज़ है ये भी समझा देता हूँ मैं, कि जो पेंडुलम होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है, मान लीजिए मेटल से बनाई है, तो जैसे टेम्परेचर बनता है तो थर्मल एक्सपेंशन में वो एक तो वायर इलोंगेट होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है उसमें। तो जब एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो होता है तो अल्फा आ गया, टेम्परेचर चेंज आ गया, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसका पेंडुलम का टाइम पीरियड जो कितना चेंज होने वाला है। तो आप हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको एक हफ्ता पूछा गया तो मल्टीप्लाई बाय एक हफ्ता कर दो उसको। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक हफ्ता कर दो, 2 हफ्ते पूछा गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 हफ्ते कर दो, एक दिन पूछा गया तो मल्टीप्लाई बाय एक पूरा दिन कर दो। तो ये पर सेकंड लॉस है, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम कर रहे हो आप, तो एक हफ्ता नहीं डालना है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करा के डालना है। ठीक है, अच्छा 2 चीज़ें ध्यान में रख लो, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डाल दिया है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो आपको बताना है लॉस ऑफ टाइम हो रहा है, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो आपको गेन बताना है टाइम में। अच्छा, ये भी चीज़ होती है, तो चलो काफ़ी और बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर 2 पेंडुलम्स हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है और दोनों को एक ही जगह से छोड़ दिया गया, ठीक है, सेम पोजीशन से छोड़ दिया गया,
तो लेंथ अलग अलग होने की वजह से दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। तो शायद कोई एक पर्टिकुलर पेंडुलम होगा वो n ऑसिलेशंस करेगा, तो दूसरा जो है शायद m ऑसिलेशंस करेगा। एक n कर दिया तो दूसरे ने शायद m करा दिया ऑसिलेशन। तो आपको करना है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, क्योंकि छोड़ने के बाद मान लीजिए 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद मतलब वो टाइम तो फिक्स हो गया आपका। तो एक पेंडुलम जो है इसने n ऑसिलेशंस किए और हर एक ऑसिलेशंस का टाइम होता है t1। दूसरे ने m ऑसिलेशंस किए हो गए, उसका हर एक का टाइम पीरियड होगा t2। तो इस तरीके से आपको गेसिंग मिल गया है क्या करना है आगे। फिर जैसे यूट्यूब होता है या फिर वी ट्यूब होता है, तो उसकी लेंथ जो होती है लिक्विड से लेकर यहाँ तक ये लेंथ, इस ट्यूब में मान लीजिए ऐसी लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। तो ट्वाइस बाय रूट ऑफ L/G ये फार्मूला बनता है। फिर आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला। डैम्प्ड ऑसिलेशन जी जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है या विस्कस लिक्विड होता है, तो उसमें जो फार्मूला है थोड़ा हालांकि चेंज हो जाता है। देखिए d2x/dt² और k/m(x) ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पर b/m dx/dt ये टर्म एडिशनल हो गई, ये डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया। इसमें भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ये फार्मूला आपको पहले ध्यान में रखना है। जो 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 ऑसिलेशन चल रहा है, मान लीजिए ये ऑसिलेशन है तो कुछ इस तरीके से होगा, ये डैम्प्ड होते रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड कम कम होते जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए पूरा के पूरा एक फार्मूला मिल गया है, AE⁻⁻BT/2m, AE⁻⁻BT/2m। तो इससे रिलेटेड कोई सम्स आपको मिलते हैं तो ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AE⁻⁻BT/2m से रिलेटेड। और यहाँ पर ओमेगा डी डैम्पिंग T+5 आ गया। चलिए, तो अगर एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो फार्मूला याद रखना है। फिर दूसरा डैम्पिंग एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना, तो √k/m -b/2m का स्क्वायर, इसको ध्यान में रख लो। फिर देखिए फोर्स्ड ऑसिलेशन, काफ़ी बार क्या, जैसे मैं झूले पर बैठा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर स्विंग करा रहा हूँ तो स्विंग कराते समय मैं क्या करूँगा, मैं खुद के पैरों से एक फोर्स जनरेट करूँगा। तो फोर्स जब जनरेट जनरेट करता हूँ तो एक पीरियोडिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो ये जो स्विंग है जो आगे पीछे मैं हो रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें बहुत ही सीधी चीज़ जो आपको मिलने वाली है कि हम अप्लाइंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के साथ में यहाँ पर उसको जोड़ दिया। ये जो पूरा इक्वेशन था इसमें डैम्पिंग भी है, एयर रेजिस्टेंस भी ऑफर हो रहा है, उसके साथ में यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स डाल दिया है। तो इसमें एम्पलीट्यूड जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि डैम्पिंग कांस्टेंट जो बी दिखाया उस पर भी डिपेंड है, ये डोमिनेट करता है या ये डोमिनेट करता है, यहाँ पर इस पर सारी चीज़ें आपको जो है नीट लेवल पर इजी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। ω0 √k/m ये आपको पता है। तो अभी देखिए दो फार्मूले आपके पास है, एक तो यहाँ पर आ गया और एक तो ये सेकंड फार्मूला आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा लेता हूँ। एक ब्लॉक है जो 2 किलोग्राम मास उसका है, दैट ऑसिलेट, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया गया है, मतलब मास दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है। एंड बाय व्हाट फैक्टर डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस व्हेन डैम्पिंग फोर्स ऑफ B = 12 इज अप्लाइड। तो ω0 मिल गया √k/m, ये आ गया 5। और अगर डैम्पिंग इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसी फार्मूले को चेंज करा दिया, √k/m b/2m का स्क्वायर। तो B जो था ऑलरेडी 12 था, 2 और ये मास 2 था, तो इसको सॉल्व करा दिया 4। अभी ये तो एरर वाली केस है ना, तो डैम्पिंग माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल, ये परसेंटेज आ गया तो आपको -20 मतलब डिक्रीज मिल रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी में है ना 20% का डिक्रीज यहाँ पर हो जाएगा।